नमस्कार, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे लीगल हिस्ट्री ऑफ सेमेस्टर नंबर 4, उसकी यूनिट नंबर 3 को डिस्कशन करना है। तो बेसिकली स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक जो इसमें आता है वो आता है आपका क्रिमियन वॉर, देन ट्रीटी ऑफ पेरिस एंड देन आता है आपका डिक्लेरेशन ऑफ पेरिस। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका फर्स्ट टॉपिक है ऑफ दिस यूनिट। देन आपका आता है रशिया अंडर अलेक्जेंडर टू एंड देन आता है आपका इमेंसिपेशन ऑफ सर्व्स इन 1861। ठीक है, देन उसके बाद आता है यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड जेनेवा कन्वेंशन, देन उसके बाद यूनिफिकेशन ऑफ द जर्मनी। ठीक है, तो बेसिकली ये टॉपिक्स आपके रहने वाले हैं फॉर टुडेज डिस्कशन। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से, दैट इज क्राइमियन वॉर एंड ट्रीटी ऑफ पेरिस एंड डिक्लेरेशन ऑफ पेरिस। ठीक है, तो क्राइमियन वॉर का अगर हम देखें तो बेसिकली ये जो वॉर था वो बिटवीन रशिया एंड ब्रिटेन, फ्रांस एंड ओटोमन एम्पायर के साथ लड़ा गया था, मतलब इनके बीच में हुआ था। अब इसका कॉज अगर देखें तो क्या है, कॉज सबसे पहला आता है सिक मैन ऑफ यूरोप, मतलब जो ओटोमन एम्पायर थी वो डिक्लाइन हो रही थी, मतलब वो जो है वो खत्म पे जा रही थी, यानी कि उसके पास जो स्ट्रेंथ थी उसकी डाउन हो रही थी। ठीक है, और उसकी वीकनिंग की वजह से रशिया उस पर टेक ओवर करना चाहता था। देन रिलीजियस टेंशंस थे, जैसे क्रिश्चियनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो क्रिश्चियन माइनॉरिटी थी उनको प्रोटेक्ट करने के लिए वो इश्यूज थे, क्योंकि वो अंडर ओटोमन रूल आते थे। देन रशियन एक्सपेंशनिज्म था, रशिया जो था वो टारगेट करना चाहता था, वो टेक ओवर करना चाहता था मेडिटेरेनियन वाया ब्लैक सी, तो मतलब ओटोमन टेरिटरीज को वो टेक ओवर करना चाहता था, कौन? रशिया। ठीक है, देन बैलेंस ऑफ पावर को बनाने के लिए रशिया के खिलाफ ओटोमन एम्पायर के साथ ये खड़े हुए कौन? जो अदर कंट्रीज थी जैसे ब्रिटेन, फ्रांस एंड सर्डानिया, तो ये बेसिकली उनके साथ खड़े हुए ओटोमन एम्पायर के साथ, ताकि रशिया उन पर टेक ओवर ना कर पाए। और उसके पीछे फायदा किसका था? उन कंट्रीज का था जो ओटोमन एम्पायर के साथ खड़े थे, सिंस वो ये नहीं चाहते थे कि रशिया ओटोमन एम्पायर पे टेक ओवर कर ले और टेक ओवर करने के बाद रशिया और पावरफुल हो जाए। ठीक है, देन मेजर इवेंट्स अगर देखें तो 1853 का मेजर इवेंट है, जिसमें क्या हुआ, रशिया इन्वेडेड द डेनुबियन प्रिंसिपैलिटी, ओटोमन एम्पायर डिक्लेयर्ड वॉर। ठीक है, तो जब रशिया ने इन्वेजन चालू किया तब ओटोमन एम्पायर ने वॉर को डिक्लेयर कर दिया। देन ब्रिटेन और फ्रांस ने ज्वाइन किया, किसको? ओटोमन एम्पायर की तरफ से ज्वाइन किया रशिया के अगेंस्ट। देन बैटल ऑफ आल्मा हुआ। देन उसके बाद देन आता है आपका ये वाला पीरियड जिसमें अप्रोक्सीमेटली 1 ईयर के लिए सीज ऑफ सेवास्टोपोल हुआ, दैट इज लॉन्ग एंड ब्रूटल सीज ऑफ रशियाज नेवल बेस। तो जो रशिया का नेवल बेस था उसको एक तरीके से जो आर्मी थी उसने घेराबंदी किया। देन आओ 1855 का एरा, जब रशिया सफर डिफीट एंड निकोलस वन डाइड एंड हिज सक्सेसर अलेक्जेंडर टू सॉट पीस। ठीक है, तो जब निकोलस वन की डेथ हो गई तो उसके बाद जब पावर आई वो किसके पास आई? अलेक्जेंडर टू के पास आई। और जब अलेक्जेंडर टू के पास पावर जब आई तब क्या हुआ, उसने पीस की डिमांड करी, उसको वॉर नहीं करना था। ठीक है, देन उसके बाद आए सिग्निफिकेंस अगर देखें तो क्या था, देन इसमें क्या आता है, फर्स्ट मॉडर्न वॉर विद रेलवेज, टेलीग्राफ्स एंड फोटो जर्नलिज्म। ठीक है, तो ये मॉडर्न टाइप का वॉर था जिसमें रेलवे एंड टेलीग्राफ भी इंक्लूडेड थे। देन फेमस फिगर्स कौन थे? फ्लोरेंस नाइटिंगेल, दैट इज ही रेवोल्यूशनराइज्ड द मिलिट्री नर्सिंग। ठीक है, तो जब मिलिट्री में कोई भी इंजर्ड हो रहा था तब नर्सिंग की जिम्मेदारी इनकी थी। देन उसके बाद आओ एक्सपोज मिलिट्री एंड लॉजिकल वीकनेस ऑफ रशिया एंड अदर्स। ठीक है, तो जो बाकी कंट्रीज इन्वॉल्व हुई इसमें और जो रशिया थी उसमें क्या क्या मिलिट्री में प्रॉब्लम्स थी और क्या क्या उनकी वीकनेस थी और क्या क्या चीजें जहां पर वर्कआउट कर सकते थे, या फिर जो उनकी एक तरीके से बोलूं तो वीकनेसेस थी, उस पर जो है एक्सपोजर हुआ और लोगों को पता लगा। देन शोड ग्रोइंग प्रेस इन्फ्लुएंस एंड पब्लिक ओपिनियन इन वॉरफेयर। ठीक है, तो इसमें क्या था, सिंस इसमें मीडिया इन्वॉल्व था यानी कि फोटो जर्नलिज्म इन्वॉल्व था, तब वहां पर क्या हुआ, जो पब्लिक ओपिनियन है टुवर्ड्स द वॉर, टुवर्ड्स द ब्रूटल सिचुएशंस, तो उस पे जो है वहां पर पब्लिक ओपिनियन भी सामने आई, क्योंकि इट वाज अ मॉडर्न काइंड ऑफ वॉर। ठीक है, देन उसके बाद आओ तो आता है क्या, ट्रीटी ऑफ पेरिस। ट्रीटी ऑफ पेरिस क्या है? ये आई कब? जब क्रिमियन वॉर खत्म हुआ तब ट्रीटी ऑफ पेरिस आई। ठीक है, अब कब आई ये डेट आपको याद रखना जरूरी है, दैट इज 30 मार्च 1856। तो इसमें देखिए अगर क्या है, सबसे पहले ब्लैक सी न्यूट्रलाइज्ड, मतलब रशिया एंड ओटोमन एम्पायर वर फॉरबिडन फ्रॉम हैविंग नेवल फोर्सेस और मिलिट्री आर्सेनल्स ऑन ब्लैक सी। ठीक है, जो ब्लैक सी थी उसको न्यूट्रल काइंड ऑफ कर दिया कि वहां पर किसी का इंफ्लुएंस नहीं होगा, ना रशिया ना ओटोमन एम्पायर का। देन Danubian principalities, that is Russia, had to withdraw from Moldova, Wallachia, which were placed under collective guarantee of European powers but remained Ottoman vassals। ठीक है, तो बेसिकली जो ये दो जगह थी, यानी कि अगर मैं कहूं Danubian प्रिंसिपैलिटीज जिसको बोला जाता है, वहां पर रशिया ने जब इन्वेड किया तो उसके बाद जब वॉर एंड हुआ और जब ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन हुई तब वहां पर रशिया को वहां से विड्रॉ करना पड़ा, और जो वो वाला प्लेस था दैट इज द डानुबियन प्रिंसिपैलिटीज, उसके अंदर मोल्डाविया एंड वॉलाचिया आते हैं,
तो उसके अंदर क्या है, उसके अंदर उसको न्यूट्रल रखा गया, वहां पे ओटोमन एम्पायर का तो राज रखा गया, पर वो उसका जो इनडायरेक्ट या फिर कहूं तो डायरेक्ट कंट्रोल किसके पास था, यूरोपियन पावर्स के पास था। देन उसके बाद चलें तो क्या आता है, ओटोमन सोवरेनिटी हुई, दैट इज ओटोमन एम्पायर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी वाज गारंटेड बाय यूरोपियन पावर्स। ठीक है, तो जो ओटोमन एम्पायर जो कमजोर हो रही थी, उसकी टेरिटरी को इंटीग्रिटी रखने के लिए, कि मतलब उसकी टेरिटरी में कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो, उस चीज की पावर को मेंटेन रखने के लिए, यानी कि बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन रखने के लिए यूरोपियन पावर्स ने उस चीज को गारंटी दी कि जो ओटोमन एम्पायर है उसकी टेरिटरी को नहीं छेड़ा जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद आता है क्या, क्रिश्चियन माइनॉरिटीज। देन इसमें क्या आता है, द सुल्तान प्रॉमिस टू इंप्रूव द स्टेटस ऑफ क्रिश्चियंस इन एम्पायर बट विदाउट फॉरेन इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर्स। ठीक है, तो जो इंटरनल अफेयर्स थे उसमें फॉरेन इंटरफेरेंस नहीं होगा, एज वेल एज जो क्रिश्चियन स्टेटस था, मतलब जो स्टेटस ऑफ द क्रिश्चियंस था, ऑफ द माइनॉरिटीज, उसको इंप्रूव करने की बात हुई। देन उसके बाद आउटकम अगर देखें तो क्या है, टेम्परेली चेक्ड रशियन एक्सपेंशन इन ब्लैकेंस एंड ब्लैक सी। ठीक है, तो ब्लैक सी को उन्होंने न्यूट्रल करा दिया। देन स्ट्रेंथन ऑटोमन एम्पायर डिप्लोमेटिकली। ठीक है, तो क्योंकि वहां पर क्या डिप्लोमेसी इन्वॉल्व हुई और ऑटोमन एम्पायर को यूरोपियन पावर्स ने हेल्प करने की वहां पे फाइनलाइज हुआ। देन ह्यूमिलेटेड रशिया विच बिगन मिलिट्री रिफॉर्म्स। ठीक है, तो रशिया को बहुत बेइज्जती हुई सिंस वो हार गए। देन उसके बाद लेट द ग्राउंड वर्क फॉर फ्यूचर नेशनलिस्ट मूवमेंट इन बाल्कन्स, तो इसकी वजह से जो बाल्कन्स में फ्यूचर में जो नेशनलिस्ट मूवमेंट हुई उसका जो फाउंडेशन स्टोन था वो यही वॉर था। ठीक है, देन उसके बाद आओ डिक्लेरेशन ऑफ पेरिस हुआ ऑन 15 अप्रैल 1856। अब इसमें देखिए पर्पस क्या है, टू कोडिफाई एंड मॉडर्नाइज लॉज ऑफ नेवल वॉरफेयर। ठीक है, तो जो मिलिट्री फोर्सेस होती है, यानी कि जो वाटर मिलिट्री है, यानी कि जो सी लेवल पे मिलिट्री फोर्सेस है, उसके लिए क्या टेक्निकलिटीज हैं और क्या उसके लॉज होने चाहिए, उसकी चीज की बात होती है इसमें। देन प्रिंसिपल्स क्या थे, सबसे पहले एबॉलिशन ऑफ प्राइवेटरिंग, दैट इज प्राइवेट शिप्स कमीशन टू अटैक एनिमी वेसल्स वर बैंड। ठीक है, तो जो प्राइवेट शिप्स क्या करती थी, कमीशन लेती थी ताकि वो एनिमी वेसल्स पे अटैक कर सके। सिंस प्राइवेट शिप का काम होना चाहिए, कॉमर्शियलाइज काम होना चाहिए, ना कि वो वॉर में इन्वॉल्व हो। तो जैसे एक हफ्ता वसूली काइंड ऑफ चीज होती है, वैसे ही प्राइवेट शिप क्या लेती थी, कमीशन लेती थी कि वो एनिमी वेसल्स पे अटैक करेंगी, तो उसको बैन कर दिया गया। देन न्यूट्रल फ्लैग प्रोटेक्शन, दैट इज न्यूट्रल शिप कुड कैरी एनिमी गुड्स एक्सेप्ट कॉन्ट्राबैंड विदाउट सीजर। ठीक है, तो अगर कोई मान लो न्यूट्रल शिप है जिसका वॉर से कोई लेना देना नहीं है, तो उस केस में वो कॉमर्शियलाइज प्रोडक्शन के लिए या फिर कॉमर्शियल वे में जो एनिमी गुड्स है उसको भी कैरी करके इधर से उधर एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं, यानी कि इधर से उधर ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं बेसिकली। और ट्रांसपोर्टेशन के दौरान सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू पे कि उसने एनिमी गुड को कैरी किया हुआ है तो उसका सीजर नहीं किया जाएगा। देन उसके बाद आते हैं क्या, न्यूट्रल गुड प्रोटेक्शन, दैट इज न्यूट्रल गुड्स एक्सेप्ट कॉन्ट्राबैंड वर प्रोटेक्टेड ऑन एनिमी शिप्स। तो अगर एनिमी शिप्स भी हैं तब भी अगर उसके अंदर न्यूट्रल गुड कैरी किया जा रहा है तब भी उस शिप को बैन नहीं किया जाएगा, उसको कोई भी हिंड्रेंस नहीं किया जाएगा अगर उसमें न्यूट्रल गुड्स हैं। तो अगर ऐसे गुड्स हैं जो एनिमी शिप में है और प्लस जिस देश की वो एनिमी शिप है उस देश में वो जा रही है या फिर उस देश की बाउंड्रीज के आसपास है और वहां पर वो उस गुड्स ऐसे टाइप के कैरी कर रही है जो उस देश को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो उस केस में उसको न्यूट्रल गुड्स कंसीडर नहीं करेंगे। देन ब्लॉकेड्स मस्ट बी इफेक्टिव। अ ब्लॉकेड टू बी लीगली रिकॉग्नाइज्ड मस्ट बी इन्फोर्स्ड बाय नेवल फोर्स कैपेबल ऑफ प्रिवेंटिंग एक्सेस टू एनिमी कोस्ट। ठीक है, तो बेसिकली जो ब्लॉकेड्स होगा वो नेवल फोर्स लगाएगी और वो भी इस सेंस में जो एनिमी कोस्ट को प्रिवेंट कर सके एक्सेस। ठीक है, देन उसके बाद आओ क्या आता है सिग्निफिकेंस, अगर देखें तो फर्स्ट मल्टीलैटरल एग्रीमेंट था। देन प्रमोटेड फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एंड न्यूट्रलिटी राइट्स। ठीक है, देन उसके बाद देखें तो क्या है, साइंड बाय मोस्ट यूरोपियन पावर्स एक्सेप्ट यूनाइटेड स्टेट्स। तो यूएस के अलावा ज्यादातर यूरोपियन पावर्स ने इसको साइन किया था। देन आगे चलते हैं तो कंक्लूजन देखें अगर क्या है, तो एक बार ये टेबल आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पे देख लेना बिफोर द एग्जाम, क्विक रिवीजन के लिए आपको जरूरी है। तो पॉलिटिकल देखें तो शिफ्टेड बैलेंस ऑफ पावर, आइसोलेटेड ऑस्ट्रिया डिप्लोमेटिकली विच रिमेन्ड न्यूट्रल। ठीक है, तो पॉलिटिकल एस्पेक्ट अगर देखें क्रिमियन वॉर का, तो उसमें जो ऑस्ट्रिया था वो न्यूट्रल रहा और उसको उन्होंने साइड कर दिया। ठीक है, देन बैलेंस ऑफ पावर जो था वो मेंटेन हुआ और जो ओटोमन एम्पायर था उसको यूरोप ने हेल्प किया। देन उसके बाद रशिया को अगर देखें तो रशिया की बेइज्जती हुई बट बिगिन इंटरनल रिफॉर्म्स लाइक इमेंसिपेशन ऑफ सर्ब्स इन 1861। देन ओटोमन एम्पायर को अगर देखें तो टेम्परेली प्रोटेक्ट हो गया बट इंटरनल रिफॉर्म्स प्रूव डिफिकल्ट। तो इंटरनली तो देखो ओटोमन एम्पायर का प्रोटेक्शन तो हो गया पर वहां पर डायरेक्ट कंट्रोल कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स का आ गया, इन द सेंस कि वहां पे यूरोपियन एम्पायर का बहुत ज्यादा डायरेक्ट इंटरफेरेंस आ गया सिंस प्रोटेक्शन उनके हाथ में चली गई। देन इंटरनेशनल लॉ अगर देखें तो डिक्लेरेशन ऑफ पेरिस वाज अ मेजर स्टेप इन मॉडर्न इंटरनेशनल रिलेशंस। ठीक है, तो ये पेरिस वाली जो ट्रीटी थी या डिक्लेरेशन ऑफ पेरिस में जो एग्रीमेंट साइन हुआ वो जरूरी था। देन उसके बाद पब्लिक अवेयरनेस अगर देखें तो क्या है, राइज ऑफ वॉर जर्नलिज्म एंड ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न। ठीक है, तो वॉर जर्नलिज्म भी शुरू हुआ कि लोगों की क्या ओपिनियन है टुवर्ड्स दैट वॉर। ठीक है, देन उसके बाद आगे चलते हैं तो आता है क्या, रशिया अंडर अलेक्जेंडर II एंड इमेंसिपेशन ऑफ सर्ब्स इन 1861।
ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं क्या। सबसे पहले बैकग्राउंड देखें अगर, तो अलेक्जेंडर टू से पहले रशिया किसके हाथ में था वो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो रशिया वाज ऑटोक्रेटिक मोनार्की, जार निकोलस वन। ठीक है, तो अलेक्जेंडर टू से पहले कौन था? जार निकोलस वन। देन इकोनॉमी वाज लार्जली एग्रेरियन, मतलब ज्यादातर कृषि प्रधान ही था मामला, वहां पर भी एग्रीकल्चर बेस्ड था। ओवर 80% ऑफ द पॉपुलेशन लिविंग एज सर्व्स, मतलब वो लोग, सर्व्स का मतलब क्या है? वो लोग जिनके पास अपनी जमीन नहीं है पर वो लैंडलॉर्ड की जमीनों पर खेती किसानी करके उनको हेल्प करते हैं और वहां पे प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, दैट इज पीजन टाइड टू लैंडलॉर्ड्स। जैसे हमारे देश में जो बंधुआ टाइप का सीन होता था, जहां पर लोग क्या करते थे, लैंडलॉर्ड्स जो थे वो अपने खेतों पे खेती करवाते थे और उनसे प्रॉफिट गेन करते थे और उनको एज अ मजदूर टाइप का अपने पास रखते थे कि वो कहीं और नहीं जा सकते। ठीक है, सर्व्स हैज नो पर्सनल फ्रीडम, कुड बी सोल्ड विद लैंड एंड हैड फ्यू राइट्स। तो अगर लैंड बेचा गया तो लैंड के साथ ही एसोसिएटेड होते थे वो सब, मतलब पीजेंट्स। ठीक है, तो उनके पास कोई पर्सनल फ्रीडम नहीं थी कि अगर लैंड बेच दिया तो आप किसी और लैंडलॉर्ड को शिफ्ट कर लो, ऐसा उनके पास कोई राइट नहीं था। देन उसके बाद देखें अगर, तो क्रीमियन वॉर एक्सपोज रशिया मिलिट्री एंड इकोनॉमिक बैकवर्डनेस स्पेशली कंपेयर्ड टू इंडस्ट्रियलाइजिंग वेस्टर्न यूरोप। तो जहां पर वेस्टर्न यूरोप इंडस्ट्रियलाइज हो रहा था वहां पर रशिया में इस टाइप का पैटर्न चल रहा था जहां पर पीजेंट्स के पास कोई भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल राइट्स नहीं थे। देन उसके बाद अलेक्जेंडर टू आता है, जिसमें सार निकोलस वन के बाद अलेक्जेंडर टू का एरा आता है, जिसमें अलेक्जेंडर टू को पीस पसंद है। ठीक है, एक्सेशन टू थ्रोन, मतलब जब निकोलस वन की डेथ हो गई तो निकोलस वन वाज हिज फादर, तो उसके बाद पावर में आया अलेक्जेंडर टू। ही रिकॉग्नाइज द नीड फॉर मॉडर्नाइजेशन एंड रिफॉर्म टू प्रिजर्व रशियाज स्टेटस एज ग्रेटर पावर। ठीक है, तो इसने क्या करा, मॉडर्न अप्रोच अपनाई, और मॉडर्न अप्रोच अपनाने के साथ साथ क्या हुआ कि रशिया को एक रिफॉर्म की जरूरत है और रिफॉर्म के लिए जरूरी है मॉडर्नाइजेशन, और मॉडर्नाइजेशन के थ्रू क्या होगा, रशिया एज अ ग्रेट पावर निकल के आए। ठीक है, देन उसके बाद मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, मॉडर्नाइज रशिया इकोनॉमिकली एंड मिलिट्री। ठीक है, तो इकोनॉमिक वे से एज वेल एज मिलिट्री वे से रशिया को मॉडर्नाइज करो। देन अवॉइड रेवोल्यूशन बाय रिफॉर्मिंग सोसाइटी फ्रॉम अबव। ठीक है, तो रेवोल्यूशन को अवॉइड करो, सिंस रेवोल्यूशन से क्या होता है, इंटरनल पीस खत्म हो जाती है। देन स्ट्रेंथन ऑटोक्रेसी बाय रिड्यूसिंग पॉपुलर अनरेस्ट। ठीक है, तो ऑटोक्रेसी को स्ट्रेंथन करो ताकि जो अनरेस्ट है वो खत्म हो सके। देन उसके बाद आओ इमेंसिपेशन ऑफ सर्व्स, ये देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, व्हाई इमेंसिपेशन वाज नीडेड। ठीक है, तो अब इकोनॉमिक फैक्टर अगर देखें तो रशिया नीडेड फ्री लेबर फॉर इंडस्ट्रियल ग्रोथ, सर्फडम वाज इनएफिशिएंट एंड बैकवर्ड। ठीक है, तो जो सर्फडम वाला कल्चर था, जो पीजेंट्स वाला कल्चर था, जो लोगों को लैंड से एसोसिएट कर दिया वाला कल्चर था, वो कल्चर क्या था, वो लोगों को फ्रीडम नहीं दे रहा था, और फ्रीडम ना देने की वजह से इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं हो पा रही थी। इंडस्ट्रियल ग्रोथ वहीं होगी, लोग वहीं इन्वेस्ट करेंगे जहां पर वहां पर उनको लेबर मिल सके, तो लेबर मिलेगा नहीं सिंस लेबर एसोसिएटेड है लैंड के साथ, तो इसलिए एक जरूरी था इकोनॉमिकली। देन मिलिट्री की बात करें, द मॉडर्न मिलिट्री रिक्वायर्ड अ मोबाइल पॉपुलेशन एंड इंप्रूव ट्रेनिंग नॉट टाइड प्रेजेंट। ठीक है, तो वहां पर भी जो बंधुआ मजदूर होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, बल्कि इंप्रूव ट्रेनिंग उनको देने की जरूरत थी, एज वेल एज ऐसी पॉपुलेशन जो मूव कर सके मोबाइल। ठीक है, देन उसके बाद सोशल अनरेस्ट, fear of peasants revolt were raising, serfs often resisted their conditions violently। ठीक है, तो जो सर्फ्स की कंडीशन थी उसको उन्होंने खुद रेजिस्ट किया बहुत बार वायलेंट वे में, तो एक अनरेस्ट का चांस था कि सोशल अनरेस्ट हो जाएगा, सिंस हर किसी को अपनी आजादी चाहिए, हर किसी को अपनी फ्रीडम चाहिए। ठीक है, देन उसके बाद मॉरल एंड इंटेलेक्चुअल अगर देखें तो रशियन लिबरल्स एंड इंटेलेक्चुअल कंडेम्ड सर्फडम एज इनह्यूमन एंड आउटडेटेड। ठीक है, तो जो बंधुआ मजदूरी वाला कल्चर था उसको इनह्यूमन एंड आउटडेटेड माना गया और अगेंस्ट द ह्यूमन राइट माना गया। देन उसके बाद देखें इमेंसिपेशन एडिक्ट देखें अगर क्या है, तो ऑल सर्व्स वर ग्रांटेड पर्सनल फ्रीडम, द राइट टू मैरी, ओन प्रॉपर्टी एंड एंगेज इन बिजनेस। ठीक है, तो जब ये हुआ द एडिक्ट ऑफ इमेंसिपेशन, तो उस केस में जो सर्व्स थे, जो पीजेंट्स थे, जो बंधुआ मजदूर थे, उनको कुछ राइट्स दिए गए, जैसे राइट टू मैरी, राइट टू हैव देयर ओन प्रॉपर्टी एंड एंगेज इन द बिजनेस, जो भी वो चाहे उस प्रोफेशन को वो प्रोफेस कर सकते हैं। देन सर्व्स वर अलाउड टू बाय लैंड फ्रॉम देयर फॉर्मर लैंडलॉर्ड्स, तो सर्व्स को अलाउ किया गया कि वो अपने लैंडलॉर्ड से, जिस लैंड पे वो काम कर रहे हैं, उस लैंड को वो परचेज कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। Landlords were compensated by the state, but peasants had to repay the state in annual installment over 49 years। तो 49 years के टाइम में, जैसे लोन होता है, लोन के ड्यूरेशन के लिए आपको क्या करना होता है, लोन के टाइम तक ईएमआई पे करनी होती है जब तक आपका लोन रीपे ना हो जाए। तो सिमिलरली लैंडलॉर्ड्स को पे कौन कर रहा था, स्टेट पे कर रहा था, पर जो पीजेंट्स थे उनको क्या करना था, स्टेट को पे करना था। जस्ट लाइक बैंक, स्टेट को आप बैंक की तरह कंसीडर करो, तो बैंक जो है लैंडलॉर्ड्स को पे कर रहा था, और जो पर्सन जिसको लोन मिलके वो लैंड मिल रहा था उस पर्सन को वो लोन पे करना है इन 49 इयर्स। देन अ न्यू विलेज कम्यून सिस्टम वाज सेट अप टू मैनेज लैंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड कलेक्ट टैक्सेस। ठीक है, तो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन और टैक्स कलेक्शन के लिए एक सिस्टम बनाया गया। देन उसके बाद आउटकम्स अगर देखें तो क्या है, पॉजिटिव इफेक्ट अगर देखें, अबाउट 22 मिलियन सर्व्स गेन पर्सनल फ्रीडम। ठीक है, तो पर्सनल फ्रीडम लोगों को मिली। देन मार्क द एंड ऑफ फ्यूडलिज्म इन रशिया, एंड देन
लेड द फाउंडेशन फॉर इकोनॉमिक मॉडर्नाइजेशन एंड इंडस्ट्रियल लेबर फोर्स। ठीक है, तो मॉडर्नाइजेशन की तरफ ये पहला स्टेप था। देन उसके बाद प्रॉब्लम्स अगर देखें तो क्या आता है, सबसे पहला लैंड शॉर्टेज। तो लैंड शॉर्टेज हो गई, सिंस जो काम कर रहे थे वो लोग बहुत ज्यादा थे, पर इस पॉलिसी के तहत तो लोग अपने मालिक से अपना लैंड खरीद सकते हैं। तो ये क्या है, सब्सिडाइज्ड ओनली पार्ट ऑफ लैंड ऑफन पुअर क्वालिटी एंड नॉट इनफ टू लिव। ठीक है, तो उनको ऐसा लैंड मिला, मालिकों ने ऐसा लैंड बेचा जो इफेक्टिव नहीं था, मतलब जो फर्टाइल उतना नहीं था, एज वेल एज उनकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ हो गया वो कम हो गया, पुअर हो गया। देन रिडम्पशन पेमेंट्स, दैट इज पेमेंट वर हेवीली बर्डन एंड केप्ट पेजेंट्स इन पॉवर्टी। तो पेमेंट को रीपे भी करना था, तो इस वजह से पीजेंट्स जो थे जिनको लैंड मिल भी गया तब भी वो गरीबी में ही जी रहे थे। देन मीर सिस्टम, दैट इज रिस्ट्रिक्टेड इंडिविजुअल फ्रीडम एज पीजेंट्स कुड लीव द विलेज इजीली। ठीक है, तो विलेज में वो रहते थे, अब विलेज को वो नहीं छोड़ सकते थे आसानी से, तो इसलिए इंडिविजुअल फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट किया गया। देन उसके बाद नोबल रिटेन्ड पावर, मतलब नोबिलिटी कीप द बेस्ट लैंड, रियल पावर डायनेमिक्स चेंज लिटिल इन मैनी एरियाज। ठीक है, तो जो नोबल लोग थे उनके पास ही बेस्ट लैंड था, मतलब मोस्ट फर्टाइल लैंड था। देन उसके बाद अदर रिफॉर्म्स अगर देखें तो क्या थे, सबसे पहले जुडिशियल रिफॉर्म हुआ, दैट इज इंट्रोड्यूस्ड इंडिपेंडेंट कोर्ट्स, ज्यूरी ट्रायल्स एंड लीगल इक्वालिटी। ठीक है, तो लीगल इक्वालिटी को तो हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं इन अदर वीडियोस एज वेल। तो यहां पर क्या हुआ, अलेक्जेंडर II के अंदर ही इंडिपेंडेंट कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट हुआ जो कि मोनार्क से अलग था, एज वेल एज ज्यूरी ट्रायल हुआ। ज्यूरी ट्रायल में क्या होता है, जजेस के साथ साथ जो सोसाइटी के मेंबर्स होते हैं, रेप्यूटेड मेंबर्स, वो बैठते हैं और वो अपनी ओपिनियन से जजमेंट देते हैं बेस्ड ऑन द मॉरल ग्राउंड्स। ठीक है, देन उसके बाद मिलिट्री रिफॉर्म हुआ। मिलिट्री रिफॉर्म कैसे हुआ, रिड्यूस द टर्म ऑफ मिलिट्री सर्विस फ्रॉम 25 to 6 years ऑफ एक्टिव सर्विस। ठीक है, तो पहले जो टर्म ऑफ मिलिट्री सर्विस था वो 25 साल था, उसको रिड्यूस करके क्या करा, रिफॉर्म करा गया, और रिफॉर्म करके 6 years ऑफ एक्टिव सर्विस कर दिया गया। देन उसके बाद आता है क्या, लोकल गवर्नमेंट रिफॉर्म। इसको देखते हैं क्या, एस्टैब्लिश इलेक्टेड लोकल काउंसिल्स टू हैंडल एजुकेशन, हेल्थ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो अब हर जगह पे तो मोनार्क एस्टैब्लिश नहीं कर सकता सारी चीजों को, तो इसलिए लोकल काउंसिल्स को इलेक्ट किया गया ताकि वो क्या कर सके, वो एजुकेशन को, हेल्थ को एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज कर सके। देन उसके बाद आगे चलें तो क्या आता है, एजुकेशनल रिफॉर्म्स हुए, जैसे मोर यूनिवर्सिटीज एंड सेकेंडरी स्कूल्स वर ओपन, तो बहुत सारे यूनिवर्सिटीज और सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स को ओपन किया गया। देन अपोजिशन एंड असैसिनेशन अगर देखें तो क्या है, राइजिंग रेडिकल मूवमेंट्स। ठीक है, तो रेडिकल मूवमेंट्स बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो बेसिकली जब यहां पर रिफॉर्म की बात हुई तो दो ग्रुप्स बन गए। एक ग्रुप ऐसा बना जिसके हिसाब से वो रिफॉर्म्स क्या थे, बहुत ज्यादा थे, बहुत ज्यादा राइट्स दिए जा रहे थे, और एक ग्रुप ऐसा बना जो कह रहा था कि जो राइट्स दिए जा रहे हैं वो कम दिए जा रहे हैं। तो जो रिफॉर्म में ऐसा ग्रुप बना जो कह रहा था कि राइट्स ज्यादा दिए गए उसको कंजर्वेटिव बोला गया, और जो ऐसा बोला कि जिसने बोला कि कम राइट्स दिए जा रहे हैं वो रेडिकल्स बना। ठीक है, रेवोल्यूशनरी ग्रुप्स लाइक नरोदनाय वॉलिया, दैट इज द पीपल्स विल, लोगों की क्या चॉइस है, इमर्ज डिमांडिंग डेमोक्रेटिक सिस्टम। तो डेमोक्रेटिक सिस्टम का मतलब ही क्या है, पीपल्स विल, जनता की क्या डिमांड है, जनता की क्या चाहत है। देन असैसिनेशन अगर देखें तो क्या है, आफ्टर सेवरल अटेम्प्ट्स अलेक्जेंडर II वाज assassinated on 13th March 1881 बाय मेंबर्स ऑफ पीपल्स विल इन सेंट पीटर्सबर्ग। ठीक है, तो वहां पर पीपल्स विल यानी कि जब मोनार्क को खत्म करके आप लोगों की चाहत को लेके आओगे। ठीक है, देन आयरनिकली ही वाज अबाउट टू साइन अ डिक्री फॉर फर्दर रिफॉर्म्स इंक्लूडिंग नेशनल असेंबली। ठीक है, तो जब उसका असैसिनेशन हुआ उस टाइम पे वो क्या करने जा रहा था, एक फर्दर रिफॉर्म्स के लिए कुछ डिक्री को साइन करने जा रहा था। देन लेगेसी अगर देखें तो क्या है, सबसे पहले सोशल देखें, फर्स्ट मेजर स्टेप्स टुवर्ड्स मॉडर्नाइजेशन वाज लेट डाउन बाय द अलेक्जेंडर II। देन पॉलिटिकल अगर देखें, रिवील द चैलेंज ऑफ रिफॉर्मिंग एन ऑटोक्रेटिक सिस्टम विदाउट वीकनिंग इट। तो इसने क्या करा, ऑटोक्रेटिक सिस्टम को ही रिफॉर्म करने की कोशिश करी विदाउट वीकनिंग द ऑटोक्रेटिक सिस्टम। देन इकोनॉमिक अगर देखें, फ्रीड लेबर फॉर इंडस्ट्रियल ग्रोथ बट प्रेजेंटली रिमेन्ड इम्पॉवरिश्ड। ठीक है, तो उसने जनरली इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए लेबर को फ्री तो करा, पर फिर भी जो पीजेंट्स थे वो अभी भी उस लेवल पे फ्री नहीं हो पाए। देन इंस्पिरेशनल है, इंस्पायर्ड लेटर रिफॉर्मर्स एंड रेवोल्यूशनरीज व्यूड एज ट्रेजिक रिफॉर्मर। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा, बहुत सारे अदर रिफॉर्मर्स को जो बाद में रिफॉर्मर्स है उनके आइडियाज को इन्फ्लुएंस किया। देन समरी टेबल है, ये आप देख लेना फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ये हम डिस्कस नहीं करेंगे सिंस वी हैव डिस्कस्ड ऑल द कांसेप्ट्स। ठीक है, तो एक बार आप वीडियो पॉज करके इसको देख लेना। देन उसके बाद आगे चलते हैं तो आता है क्या, यूनिफिकेशन ऑफ इटली। अब यूनिफिकेशन ऑफ इटली देखें तो इटली बिफोर यूनिफिकेशन पहले समझना होगा, तब तो यूनिफिकेशन समझ में आएगा। तो इन 1815 आफ्टर कांग्रेस ऑफ वियना इटली वाज डिवाइडेड इनटू सेवरल इंडिपेंडेंट स्टेट्स, मैनी अंडर फॉरेन स्पेशली ऑस्ट्रियन कंट्रोल। ठीक है, तो जो 1815 वाली जो हमने कंसेप्ट पढ़ा था कांग्रेस ऑफ वियना जो हम डिस्कस कर चुके हैं, उससे उस दौरान जो इटली थी वो मैनी इंडिपेंडेंट स्टेट्स में डिवाइडेड थी, मतलब एक साथ नहीं थी, अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग राज्य में डिवाइडेड थी। पर जो मेनली कंट्रोल था वो किसका था, ऑस्ट्रिया का था। तो इटली बेसिकली इन सब पार्ट्स में डिवाइडेड थी, ये स्टेट्स के नाम मेंशन है। देन उसके बाद आगे चलते हैं तो क्या आता है, फिगर्स ऑफ इटालियन यूनिफिकेशन। ठीक है, अब ये देखते हैं
So Giuseppe Mazzini was the first ideological leader, found young Italy and promoted nationalism and republicanism. ठीक है, तो he was the first figure who promoted the Italian unification. Then Count Camillo di Cavour, that is Prime Minister of Piedmont, used diplomacy and alliances to achieve unification. तो उसने क्या करा, डिप्लोमेसी के थ्रू जो अलायंसेस को एक साथ किया ताकि यूनिफिकेशन हो सके. Then Giuseppe Garibaldi, that is military leader of Red Shirts, led campaigns in South Italy. ठीक है, तो he was the military leader and he led the campaigns in South Italy ताकि unification हो सके. Then Victor Emmanuel II, that is king of Sardinia, became first king of United Italy. तो he was the king of Sardinia and he became the first king after the unification of the Italy. Then उसके बाद main events अगर देखें तो क्या आता है, 1848 का मेन इवेंट है, दैट इज रिवोल्ट्स अक्रॉस इटली फेल्ड बट नेशनलिज्म स्प्रेड. तो जो रिवोल्ट्स हो रहे थे इन द इटली इन द डिफरेंट पार्ट्स, वो फेल हुए पर लोगों में एक देश की भावना जागी, एक नेशनल भावना जागी. देन केवर फॉर्म्ड अ सीक्रेट अलायंस विद फ्रांस अगेंस्ट ऑस्ट्रिया. ठीक है, तो सिंस ऑस्ट्रिया का मेजर रूल था इटली पे, तो वहां पर एक सीक्रेट अलायंस बनी विद फ्रांस. देन Sardinia and France defeated Austria in North Italy and then Garibaldi's expedition of 1000 ले क्या किया, इसने बहुत सारे लोगों को, अपने वॉलंटियर्स को छोड़ा ताकि जो सिसिली एंड नेपल्स का जो एरिया था उसको टेक ओवर किया जा सके. देन फ्रीडम ऑफ इटली प्रोक्लेम्ड विद विक्टर एमेनुअल II एज किंग. देन उसके बाद इटली अलाइड विद प्रूशिया एंड ऑस्ट्रो प्रूशियन वॉर. इटली अलाइड विद प्रूशिया इन ऑस्ट्रो प्रूशियन वॉर एंड गेन वेनेटिना. ठीक है, तो इस तरीके से वेनेटिना को भी इटली ने अपने अंडर लिया. देन रोम एनेक्स्ड आफ्टर फ्रेंच ट्रूप्स विड्रू ड्यूरिंग द फ्रेंच प्रूशियन वॉर. यूनिफिकेशन वाज कंप्लीटेड. तो 1870 में इस तरीके से आफ्टर द फ्रेंच ट्रूप्स विड्रॉड फ्रॉम द फ्रेंच प्रूशियन वॉर, तब उस केस में क्या हुआ, इटली का यूनिफिकेशन कंप्लीट हुआ इन 1870. देन उसके बाद आओ चैलेंजेस आफ्टर यूनिफिकेशन. क्या क्या चैलेंजेस थे, सबसे पहला कल्चरल एंड इकोनॉमिक डिफरेंस बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ. ठीक है, तो नॉर्थ और साउथ इटली में सिंस अलग अलग डिवीजन था तो वहां पे कल्चरल और इकोनॉमिक डिफरेंसेस थे बहुत ज्यादा. देन चर्च एंड स्टेट कॉन्फ्लिक्ट्स थे. पोप रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज इटलीज क्लेम ओवर रोम. ठीक है, तो पोप वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलीजियस लीडर, जो चर्च का सुप्रीम लीडर माना जाता है जिनको. ठीक है, देन रिलीजनिज्म एंड लैक ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी. ठीक है, तो पॉलिटिकल यूनिटी नहीं थी और रिलीजियस डिफरेंसेस थे. स्टिल मोनार्कल नॉट अ फुल रिपब्लिक एज सम नेशनलिस्ट हैज होप्ड. ठीक है, तो कुछ नेशनलिस्ट को लगा था कि जब यूनिफिकेशन हो जाएगा तो मोनार्की सिस्टम खत्म हो जाएगा और रिपब्लिकन सिस्टम आ जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ, फिर भी वो मोनार्कल ही रहा. देन सिग्निफिकेंस अगर देखें तो मार्क द एंड ऑफ फॉरेन डोमिनेशन इन इटली. तो फॉरेन डोमिनेशन, जैसे ऑस्ट्रिया का डोमिनेशन था इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स, तो उसको खत्म किया. देन इंस्पायर्ड अदर नेशनलिस्ट मूवमेंट इन यूरोप. तो अदर नेशनलिस्ट मूवमेंट को इंस्पायर किया ताकि अदर जगह पे भी बाकी जगहों पे भी यूनिफिकेशन हो सके. देन शिफ्टेड द बैलेंस ऑफ पावर इन यूरोप. तो बैलेंस ऑफ पावर को शिफ्ट किया सिंस ऑस्ट्रिया का डोमिनेंस खत्म किया और लोगों के बीच में पावर को डिवाइड किया. देन सेट द स्टेज फॉर फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स विद papacy and unresolved social issues. ठीक है, तो दिस इज द ऑफिस ऑफ द पोप, दैट की जहां पर वो जो रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स है उसको रिजॉल्व करते हैं. देन उसके बाद आओ द फर्स्ट जेनीवा कन्वेंशन ऑन 22 अगस्त 1864. तो जेनीवा कन्वेंशन को पढ़ते हैं. बैकग्राउंड क्या था, वाज फर्स्ट इंटरनेशनल एग्रीमेंट ऑन ह्यूमन ट्रीटमेंट वाउंडेड इन वॉर. ठीक है, तो जो बेसिकली जो वॉर के दौरान चोटिल हो गए, जिनको चोट लग गई और वो दूसरे देश में चले गए, मान लो फॉरेन एनिमीज जो थे जिससे आपका वॉर चल रहा है, उस देश का कोई व्यक्ति जो चोटिल है या कोई सैनिक जो चोटिल है और आपके देश में आ जाता है, तब उसका जो ह्यूमन ट्रीटमेंट करना है वो जेनेवा कन्वेंशन है. ठीक है, इंस्पायर्ड बाय हेनरी डुनेट, अ स्विस बिजनेसमैन हु विटनेसेस हॉरर्स ऑफ बैटल ऑफ सोल्फेरिनो ड्यूरिंग द सेकेंड इटालियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. ठीक है, तो इसने बहुत ज्यादा भयानक जो है सिचुएशंस देखी उस ड्यूरेशन पे और इसके थ्रू इंस्पायर्ड है. देन आगे चलते हैं तो क्या आता है, मेन प्रोविजंस देखते हैं. तो जेनेवा कन्वेंशन के तो सबसे पहले क्या आता है, न्यूट्रलिटी ऑफ मेडिकल पर्सनल. ठीक है, तो जो मेडिकल पर्सनल है, मतलब जो मेडिकल प्रैक्टिस करता है जैसे डॉक्टर्स हमारे, तो वो न्यूट्रल होने चाहिए. दैट इज डॉक्टर, नर्सेज एंड हॉस्पिटल्स मस्ट बी प्रोटेक्टेड एंड ट्रीटेड एज न्यूट्रल इवन बाय द एनिमी फोर्सेस. ठीक है, तो एनिमी फोर्सेस को भी उसको न्यूट्रल ट्रीट करना चाहिए. ऐसा नहीं कि एनिमी फोर्सेस का जब कब्जा हो जाए देश पे तो वो उस पर बम गिरा दे या फिर उसको ये माने कि वो दूसरे देश का हॉस्पिटल या फिर डॉक्टर है. ठीक है, देन वाउंडेड सोल्जर्स मतलब क्या है, मस्ट बी ट्रीटेड ह्यूमनली, मतलब जिसको चोट लगी है जो सोल्जर है उसको एक इंसानियत वाला ट्रीटमेंट मिलना चाहिए विदाउट डिस्क्रिमिनेशन रिगार्डलेस ऑफ विच साइड दे बिलोंग टू. तो ये फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि वो किस देश का सोल्जर है, उसको ह्यूमन ट्रीटमेंट देना जरूरी है. देन रेड क्रॉस सिंबल दैट इज adopted as protective emblem to mark medical services and personnel. ठीक है, तो रेड क्रॉस सिंबल को उन्होंने एक प्रोटेक्टिव एम्बलम, मतलब इस चीज का एक सिंबल की तरह यूज किया. देन वॉलंटरी एड सोसाइटीज दैट इज
रिकॉग्नाइज एज न्यूट्रल प्रोवाइडेड दे वर ऑफिशियली ऑथराइज। ठीक है, तो जो वॉलंटरी एड सोसाइटीज है, मतलब जो लोगों को फर्स्ट एड या फिर एड देंगी इस सेंस में कि अगर वो चोटिल हैं तो उस केस में तो उसको न्यूट्रल कंसिडर किया जाएगा, पर वो न्यूट्रल तभी कंसिडर किया जाएगा जब वो सोसाइटी यानी कि वो जो सोसाइटी है वो ऑथराइज हो बाय द ऑफिशियल्स। ठीक है, देन उसके बाद इंटरनेशनल एग्रीमेंट दैट इज ट्रीटी वाज साइंड बाय 12 यूरोपियन स्टेट्स इनिशियली इंक्लूडिंग फ्रांस, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया एंड इटली। ठीक है, तो इन्होंने 12 लोगों ने मिलकर इस ट्रीटी को साइन किया। देन सिग्निफिकेंस अगर देखें तो क्या है, फर्स्ट लीगल फ्रेमवर्क टू ह्यूमैनिटेरियन लॉज इन वॉर। ठीक है, तो ये हम समझ ही चुके हैं। देन बर्थ ऑफ मॉडर्न इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ। ठीक है, सिंस यहाँ पे ह्यूमैनिटी बहुत मैटर करती है। एंड स्ट्रेंथन न्यूट्रलिटी इन कॉन्फ्लिक्ट जोन्स। ठीक है, देन फाउंडेशन ऑफ लेटर जिनेवा कन्वेंशन स्पेशली दोज आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2। ठीक है, तो बेसिकली ये टेक्निकलिटी अगर इसमें देखोगे तो जनरली ह्यूमन ट्रीटमेंट एज वेल एज द बेसिक मॉरल वैल्यूज की बात होती है। ठीक है, देन उसके बाद समरी टेबल देख लो फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ये हम डिस्कस नहीं करने वाले, ये आप एक बार वीडियो पॉज करके देख लेना बिफोर द एग्जाम, क्विक रिवीजन के लिए आपके हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, देन यहाँ पर ये टॉपिक भी आपका खत्म हो जाएगा। उसके बाद आगे चलते हैं द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द यूनिफिकेशन ऑफ द जर्मनी। ठीक है, तो बैकग्राउंड अगर देखें तो जर्मनी बिफोर यूनिफिकेशन समझना पड़ेगा। तो फ्रेगमेंटेशन वाज देयर, तो बिफोर, बिकॉज यूनिफिकेशन का मतलब क्या है कि उस ड्यूरेशन के बाद या उस चीज के बाद वो सब एक हो गए, यूनिफाइड हो गए। तो बिफोर दैट तो ऑब्वियसली अलग अलग ही होंगे। ठीक है, तो कांग्रेस ऑफ वियना के बाद जर्मनी वाज नॉट सिंगल कंट्री बट अ कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 इंडिपेंडेंट स्टेट्स। तो जर्मनी जो था वो 39 इंडिपेंडेंट स्टेट्स का एक कॉन्फेडरेशन था, पर यूनिफाइड नहीं था। ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता था, जर्मन कॉन्फेडरेशन कहा जाता था। ऑस्ट्रिया एंड प्रूशिया वर टू डोमिनेंट पावर्स इन दैट कॉन्फेडरेशन। ठीक है, देन उसके बाद आइडिया ऑफ यूनिफाइड जर्मनी वाज सपोर्टेड बाय ग्रोइंग नेशनलिस्ट एंड लिबरल मूवमेंट्स। तो जो नेशनलिस्ट और लिबरल मूवमेंट्स हो रही थी उसके थ्रू ये आइडिया आया कि भाई इसको यूनिफाइड कर दो तो ज्यादा बढ़िया। ठीक है, देन उसके बाद आओ फोर्सेस एंड फिगर्स अगर देखें तो ऑटो वन बिस्मार्क दैट इज प्रूशियन प्राइम मिनिस्टर, आर्किटेक्ट ऑफ यूनिफिकेशन थ्रू ब्लड एंड आयरन वॉर डिप्लोमेसी। तो इनका मानना यह था कि जो यूनिफिकेशन वाला कंसेप्ट है, जो यूनिफिकेशन का जो एम है उसको अचीव नहीं किया जा सकता थ्रू डिप्लोमेसी या फिर ऐसे सेंस में कि जहां पर आप पार्लियामेंट्री डिबेट्स के थ्रू उसको एक्सेस करना चाहते हो, ऐसा नहीं होगा। बल्कि यूनिफिकेशन को करने के लिए आपको मिलिट्री फोर्सेस का यूज करना पड़ेगा एज ब्लड या फिर वॉर। ठीक है, एंड आपको क्या करना पड़ेगा, इंडस्ट्रियल हेल्प लेनी पड़ेगी दैट इज आयरन, मतलब इंडस्ट्रीज में लोग आना चाहेंगे और अगर जो नहीं आना चाहते उनको बाय जो सेना है बाय आर्मी वो उनको जबरदस्ती लेके आएगी। ठीक है, देन उसके बाद किंग विलियम वन, तो इसको देखते हैं। द किंग ऑफ प्रूशिया लेटर बिकम द फर्स्ट जर्मन एम्परर इन 1871। तो he was the first German emperor after the unification. Then Helmont von Moltke, that is chief of Prussian general staff, led military campaigns. So he led the military campaigns. तो ये बेसिकली 3 पर्सन थे जो बहुत ज्यादा उसमें इन्वॉल्व थे। देन उसके बाद स्टेप्स अब देखें तो क्या है, सबसे पहला बिस्मार्क्स पॉलिसी दैट इज रियल पॉलिटिक्स, दैट इज बिस्मार्क यूज pragmatic politics that is military power and diplomacy to unite Germany अंडर प्रूशियन लीडरशिप। ठीक है, तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये स्पीच के थ्रू या लेजिस्लेटिव डिबेट्स के थ्रू यूनिफाइड नहीं होने वाला, इसके लिए आपको मिलिट्री का यूज करना पड़ेगा एज वेल एज इंडस्ट्रियल हेल्प लेना पड़ेगा। ठीक है, देन उसके बाद आओ तो आता है क्या, द दानिश वॉर दैट इज एनिमीज कौन थे, प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया वर्सेस डेनमार्क। तो प्रूशिया और ऑस्ट्रिया एक तरफ और डेनमार्क एक तरफ। देन कॉज क्या था, डिस्प्यूट ओवर शेल्सविंग एंड हॉल्स्टन दैट इज जर्मन स्पीकिंग डच अंडर दानिश रूल। ठीक है, देन आउटकम क्या था, विक्ट्री फॉर प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया सिंस दे वर पावरफुल and Prussia took Schleswig and Austria took Holstein। ठीक है, then Austro-Prussian war that is 7 weeks war। ठीक है, तो it was a 7 weeks war। तो ये क्या था, enemies कौन था, प्रूशिया वर्सेस ऑस्ट्रिया। ठीक है, कॉज क्या था, डिस्प्यूट ओवर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हॉल्स्टन। देन आउटकम क्या था, प्रूशिया डिफीटेड ऑस्ट्रिया एट द बैटल ऑफ सेडोवा। ठीक है, तो बैटल ऑफ सेडोवा में ऑस्ट्रिया ने प्रूशिया को हरा दिया। देन उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, ऑस्ट्रिया वाज एक्सक्लूडेड फ्रॉम जर्मन अफेयर्स। ठीक है, तो ऑस्ट्रिया को जर्मन अफेयर्स से बाहर कर दिया गया। प्रूशिया रिफॉर्म्ड नॉर्थ जर्मन कॉन्फेडरेशन दैट इज 21 स्टेट्स अंडर प्रूशियन लीडरशिप। ठीक है, देन लिबरल जर्मन नेशनलिस्ट बिगेन टू सपोर्ट बिस्मार्क। ठीक है, लिबरल जर्मन नेशनलिस्ट जो थे उन्होंने बिस्मार्क के प्रिंसिपल्स को सपोर्ट करना चालू कर दिया। ठीक है, देन उसके बाद आगे आओ तो फ्रांको प्रूशियन वॉर दैट इज एनिमीज कौन थे, प्रूशिया वर्सेस फ्रांस एंड बिस्मार्क मैनिपुलेटेड द एम्स डिस्पैच। बिस्मार्क ने क्या करा, ही मैनिपुलेटेड एम्स डिस्पैच दैट इज इमरजेंसी मेडिकल सर्विस, दैट इज इमरजेंसी मेडिकल एंड सर्विसेज। ठीक है, तो ये जो कोऑर्डिनेशन थी, ये जो सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली जो कम्युनिटी थी उसको इन्होंने प्रोवोक करा, मैनिपुलेट करा टू प्रोवोक फ्रांस इनटू वॉर, ताकि ये जो है फ्रांस को वॉर में इंट्रोड्यूस करा दे। देन आउटकम क्या आया, मेजर जर्मन विक्ट्री, तो जर्मन जो है जीत गया। नेपोलियन 3 कैप्चर्ड एट बैटल ऑफ सेडान। ठीक है, तो नेपोलियन 3 वो जो था वो कैप्चर कर लिया गया इस बैटल में। देन उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस क्या है,
साउथ जर्मन स्टेट्स ज्वाइंड नॉर्थ जर्मन कॉन्फेडरेशन। ठीक है, तो आफ्टर दिस वॉर जो साउथ अलग था और नॉर्थ अलग था, उस साउथ वालों ने क्या करा, नॉर्थ जर्मन कॉन्फेडरेशन को ज्वाइन कर लिया। देन जर्मन एम्पायर वाज डिक्लेयर्ड एट द पैलेस ऑफ वर्साइलिस, दैट इज 18 जनवरी 1871 को ये काम हुआ। देन विलियम फर्स्ट बिकेम द एम्परर ऑफ न्यू जर्मन एम्पायर। ठीक है, तो ये पर्सन जो था विलियम फर्स्ट, ही बिकम द फर्स्ट एम्परर ऑफ द न्यू जर्मन एम्पायर। देन फीचर्स अगर देखें तो क्या थे, सबसे पहला गवर्नमेंट फेडरल मोनार्की थी डोमिनेटेड बाय द प्रूशिया, सिंस प्रूशिया वाज द मेजर पावर। देन ही वाज द एम्परर, चांसलर वाज बिस्मार्क। देन पार्लियामेंट वाज इलेक्टेड एंड अपॉइंटेड बाय द स्टेट्स। मिलिट्री कैसी थी, स्ट्रॉन्ग आर्मी एंड प्रूशियन लेड मिलिट्री कल्चर था। ठीक है, देन उसके बाद सिग्निफिकेंस अगर देखें तो क्या आता है, पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस देखें तो एंडेड सेंचुरीज ऑफ जर्मन फ्रेगमेंटेशन, तो जर्मन जिस तरीके से डिवाइडेड था बहुत सालों से, उसको खत्म किया। देन शिफ्टेड बैलेंस ऑफ पावर, फ्रांस वाज ह्यूमिलेटेड लीडिंग टू फ्यूचर राइवलरी। ठीक है, तो फ्रांस जो है बेइज्जती महसूस कर रहा था, इसकी वजह से जर्मनी और फ्रांस की फ्यूचर राइवलरी बनी। देन यूनाइटेड इंटरनल मार्केट प्रमोटेड इंडस्ट्रियल ग्रोथ। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल मार्केट को इन्होंने यूनाइट करा, इंटरनल इंडस्ट्रियल मार्केट को, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई। देन स्ट्रेंथेंड जर्मन नेशनलिज्म, तो वहां पर जहां पर अभी तक स्टेट वाइज फ्रेगमेंटेशन था इन 39 स्टेट्स, वहां पर अब नेशनलिज्म की भावना आई एंड सेट एन एग्जांपल फॉर अदर नेशनल मूवमेंट्स। ठीक है, तो अदर नेशनलिस्ट मूवमेंट जो हो रही थी उसके लिए एक एग्जांपल सेटअप हुआ। देन डिप्लोमेसी देखें तो बिस्मार्क बिकेम मास्टर ऑफ यूरोपियन डिप्लोमेसी, लॉन्च न्यू एरा ऑफ अलायंस एंड राइवलरीज। ठीक है, तो ही वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन फॉर दिस यूनिफिकेशन। देन प्रॉब्लम अगर देखें तो क्या आई, ऑस्ट्रिया एंड जर्मन कैथोलिक्स फेल्ट एलियनेटेड, तो उनको ऐसा लगा कि हमारा यहाँ पे कोई रोल नहीं है। ठीक है, देन उसके बाद राइज ऑफ जर्मन मिलिटरिज्म एंड नेशनलिज्म वुड लेटर कंट्रीब्यूट टू वर्ल्ड वॉर टू। ठीक है, देन उसके बाद वर्ल्ड वॉर टू हुआ, तो उसकी वजह से कंट्रीब्यूशन हुआ। देन माइनॉरिटीज फेस कल्चरल सेपरेशन, तो माइनॉरिटीज को कल्चरल सेपरेशन फेस करना पड़ा। एंड देन पावर वाज कॉन्सेंट्रेटेड इन प्रूशियन हैंड्स, नॉट ट्रूली डेमोक्रेटिक। ठीक है, तो डेमोक्रेटिक नहीं थी, जहां पर जनता का राज था ऐसा नहीं था, बल्कि प्रूशियन राज ज्यादा था। ठीक है, देन उसके बाद समरी है फॉर दिस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, आप देख लेना एक बार। ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में, तो ये मैं डिस्कस नहीं करूंगा। देन फाइनली द कंक्लूजन ऑफ दिस टॉपिक, दैट इज द यूनिफिकेशन ऑफ द जर्मनी। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये जो है ये टॉपिक भी ओवर हो गया। ठीक है, तो हमारा ये यूनिट नंबर 3 भी ऑफ द लीगल हिस्ट्री ऑफ सेमेस्टर नंबर 4 इज ओवर। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में या नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर अपडेट्स। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछें।